वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और ये बात यकीनी है कि टेक्नोलॉजी की कमी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के शोबे को काफी हद तक रोके हुए या महदूद किए हुए है। अकमल साहब, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे आता हूं और सर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर में जो मेजर स्टॉक्स हैं, अगर हम उस पर बात करें तो वो आपकी नजर में पहले कौन से होंगे? देखिए, पाकिस्तान में जो चार ही मेजर कंपनीज हैं। एक आप एफएफसी को देख लें, दूसरा ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर हो गया, फातिमा फर्ट हो गया या एफएफबीएल हो गया। टोटल जो चार पाकिस्तान में जो एग्री फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन कैपेसिटी है यूरिया की, अगर हम देख लें तो वो 6 मिलियन टन्स यूरिया प्रोडक्शन है। उसके बाद पाकिस्तान में एक ही डैप का प्लांट है जो कि एफएफबीएल जो डैप डीएपी जिसे कहा जाता है वो उसकी प्रोडक्शन करता है। पाकिस्तान में ये एक प्लांट है। बाकी कंपनीज को अगर हम देख लें तो एफएफसी एफएफ फातिमा फर्टिलाइजर जो है एनपी भी प्रोडक्शन करता है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो एफएफसी अगर हम एफएफसी की बात कर लें, हम एक पहले स्टॉक की बात कर लें, एफएफसी की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे एफएफसी राइट नाउ 109.4 की सतह पर ट्रेड कर रहा है और ये सेक्टर कदरे मुख्तलिफ है टेक्नोलॉजी सेक्टर से अगर मुआवजना करें, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 6.69 पे नजर आता है। अगर हम इसकी प्राइसेस को देखें तो ये डाउनवर्ड की तरफ आती नजर आ रही है, जबकि हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखा था कि प्राइसेस अपवर्ड मूव करती हुई नजर आ रही थी। एक साल की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो एक साल की परफॉर्मेंस में भी कुछ इतना ज्यादा मामला दिखाई नहीं देता। कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी नजर आई, थोड़ी बहुत ग्रोथ, थोड़ी बहुत करेक्शन, ये मामला देखने में आया। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप स्टॉक? देखिए, सबसे पहले तो एफएफसी की अगर हम प्रोडक्ट्स को देख लें तो सोना यूरिया मेन जो इनकी प्रोडक्ट्स है वो बनाते हैं। उसके बाद कुछ पोर्शन जो है वो डैप का भी है, एसओपी, एमओपी और सोना जिंक या अदर जो फर्टिलाइजर्स हैं ये उसको प्रोडक्शन करते हैं। इनके टोटल जो प्लांट्स हैं वो 3 प्लांट्स हैं पाकिस्तान में। ये जो इसकी एफएफसी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2.048 यूरिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिहाज से एफएफसी का प्लांट जो है वो बहुत बेहतर है कंपैरेटिवली अदर जो स्क्रिप्ट्स हैं। ईफर्ट हो गया या फातिमा, मतलब अगर बड़ा साइज में प्लांट है इसका, ये क्या जा सकता है? नहीं, प्रोडक्शन कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन, जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब आउटपुट रेशियो कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा है। अगर हम इसकी कंपैरेटिवली अगर आप नंबर्स को देखें, ईपीएस कंपैरेटिवली जो ओवर द ईयर जो है वो काफी अच्छा इनका रहा है। 2017 में भी 8 रुपीज ईपीएस था, फिर उसके बाद इंक्रीज हो गया 2018 में 11.35 है, 2019 में 13 रुपीज का है, 2020 में इसी तरह से 16 रुपए का ईपीएस है। 16.36 का जो टू बी प्रिसाइजली अगर ईपीएस काफी। और इसका इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज ये है कि ये डिविडेंड भी जो है इन्वेस्टर्स को जो है वो एनुअल बेसिस पे डिविडेंड भी पे करता है। रिसेंटली भी इसने डिविडेंड दिया है 3 रुपए का डिविडेंड जो है वो इन्वेस्टर्स को। मतलब अगर देखा जाए तो 100 रुपए के स्टॉक में अगर 3 रुपए का डिविडेंड, अच्छा खासा डिविडेंड है। जी, काफी अच्छी चीज है। अगर प्राइस टू अर्निंग्स की रेशियो की बात करें तो कंपैरेटिवली ओवर द ईयर थोड़ा सा पीई रेशियो जो है वो कम हुआ है, बिकॉज इनकी दो तीन चीजें जो है अभी चल रही हैं। एक तो जीआईडीसी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस थे, उसकी उनके जो पेमेंट थी वो डिले हो गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आया, जजमेंट्स आई, उसके बाद फिर इनको जो है वो पेमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट्स को पे करने के लिए कहा गया। ओवर द ईयर 2 to 3 ईयर्स के जो टाइम ड्यूरेशन में है वो इंस्टॉलमेंट की बेसिस पे ये पे करेंगे। उसका थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है वो इनकी इन्वेंट्रीज पे आएगा, इम्पैक्ट आ सकता है, इनके कैश फ्लोज पे इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी जो पेमेंट्स थी वो बुक की हुई थी अपनी जो बुक्स में वो बुक की हुई थी। बट जैसे ही वो पे करेंगे वहां से थोड़ा सा इनको इम्पैक्ट आएगा। फ्यूचर में अगर हम देखा जाए तो एफएफसी इज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी। अच्छा, मैं अगर ईपीएस की बात करें, ईपीएस ग्रोथ की अगर हम टू बी प्रिसाइजली बात करें, 2017 में 9 रुपए का नेगेटिव ईपीएस था, बट 2018 में कमाल की ग्रोथ हुई, तकरीबन 34.80 का पॉजिटिव ईपीएस। 2019 में थोड़ा सा डिक्लाइन आया, बट अगेन पॉजिटिव रहा 18 के साथ, और 2020 में 21.64 का ईपीएस है। यानी कि चेंज है, फ्लक्चुएशन है अर्निंग के हवाले से। और ये इन्वेस्टर्स इसको किस तरीके से देखेंगे? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए अगर लॉन्ग टर्म, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी पे। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो वो इस तरह की फ्लक्चुएशंस को
इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहा होता, बिकॉज समटाइम्स अगर हम यूरिया की प्राइसेस की बात करें तो यूरिया की प्राइसेस अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, कभी गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, कभी सब्सिडी नहीं देते, तो उसकी वजह से इनकी प्राइसेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। अगर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो इनके मार्जिन्स इंक्रीज हो जाते हैं, मार्जिन्स फिर इनके ईपीएस अर्निंग्स इंक्रीज होंगी, वहीं से जो है इनकी पीई रेशोज और पीई रेशियो की ग्रोथ है जो वो इंक्रीज होती है। इन्वेस्टर्स का आखिरी सवाल अगर इस स्टॉक के हवाले से हो कि करंटली हम देख रहे हैं एफएफसी की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं स्टैटिक है, एक रेंज में है और 109 रुपए के आसपास ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है काफी अरसे से। अब जो इन्वेस्टर्स इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने की प्लान्स कर रहे हैं, क्या वो इस वक्त इसको बाय करना चाहें या थोड़ा सा डिप के वेट करें या मार्केट के थोड़े से करेक्शन की वेट करें? देखिए, मार्केट का डेफिनेटली करेक्शंस तो ड्यू है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो उसके लिए दिस इज अ गुड टाइम कि वो इसके जो है वो इसको जो है बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा वेट करे, मार्केट में जैसे करेक्शन आएगी तो स्क्रिप्ट्स वाइज भी करेक्शन आएगी तो वहां पे जो है इसको बाय कर सकते हैं मार्केट करेक्शन के बाद। बहुत बेहतर। अब अगले स्टॉक की तरफ आते हैं। अगर अगला स्टॉक आप कहें तो जैसा आपने मुझे कहा था वो ईफर्ट का है। ईफर्ट की परफॉर्मेंस भी कुछ इसी तरीके की नजर आती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी लो है 4.91 का, यानी कि ये बताता है कि इसमें ग्रोथ की गुंजाइश बहुत है अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर से मुवाजना करें। ईफर्ट की जो करंटली जो ट्रेडिंग है वो तकरीबन 63 के आसपास होती हुई नजर आती है और अगर हम एक साल की परफॉर्मेंस का मुवाजना करें तो इसकी मोर और लेस जो सिचुएशन है वैसी ही नजर आती है जैसे एफएफसीजी, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें फ्लक्चुएशन फिर भी देखने में आता है। नंबर्स आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं अकमल साहब कि इसके जो नंबर्स हैं वो इन्वेस्टर्स को किस तरीके से एंटाइज कर रहे हैं? देखिए, ईफर्ट ओवर द ईयर बहुत अच्छा स्क्रिप्ट्स रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज जो मार्केट में ये 3-4 प्लेयर्स हैं, ईफर्ट एक वाइड प्लेयर है, ईफर्ट और फातिमा फर्टिलाइजर, ये 2 वाइड प्लेयर हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशनरी गैस प्रोवाइड किया जा रहा था। लास्ट 10 ईयर्स से जो है इनके पास कंसेशनरी गैस आ रहा था, इसकी वजह से इनके मार्जिन ज्यादा थे और इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज थी। लेकिन इस साल के जून में जो है वो कंसेशनरी गैस का जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो रहा है और ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ गैस गवर्नमेंट ये दिखाई नहीं दे रही कि नज़र नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट को एक्सटेंड करेगा। तो ये चैलेंजेस बढ़ा देगा गवर्नमेंट के अगर इस ये डेफिनेटली ये जो है अगर ये एग्रीमेंट एक्सटेंड नहीं होता, यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है तो ईफर्ट के जो मार्जिन्स हैं वो डाउन होंगे और इन्वेस्टर्स के, और इससे जो है वो इसकी जो प्राइस है वो डाउन हो सकती है, इनके मार्जिन्स डाउन हो सकते हैं, इसकी अर्निंग्स पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। मतलब अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें जी तो ऑलमोस्ट 2016 से 2019 में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गई है। यानी कि अगर ये मामला गवर्नमेंट से सेटल नहीं होते या इस जो 10 साल के पीरियड का जैसे खत्म होते हैं तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये वापस से डाउनवर्ड प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है इसमें। डेफिनेटली थोड़ा सा करेक्शन इसमें आ सकती है इसकी प्राइस में, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आना है प्राइस से। 4 to 5% जो ग्रॉस मार्जिन हैं वो कंसेशनरी गैस की वजह से वो कम होने हैं। और इसका जो अगर कंसेशनरी गैस देखें, मार्केट में इनको कंसेशनरी गैस मिल रही थी बट इनकी प्राइस जो है यूरिया की प्राइस या अदर प्रोडक्ट्स की जो भी है इनकी प्राइस जो है वो मार्केट कंपेटिटिव थी, जितने बाकी प्लेयर्स हैं उनके साथ की प्राइस थी। लेकिन एक सवाल अकबर साहब ये आता है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है कंपनी बखूबी इस बात को अंदाजा लगा रही होगी 10 साल का पीरियड खत्म हो तो कंपनी ने कोई ना कोई एक सेकंड थॉट तो रखा होगा ना अपने पास, प्लान बी तो इनका मौजूद होगा। डेफिनेटली प्लान बी होता है आपके पास। फिर अदर अल्टरनेटिव क्या ऑप्शंस आते हैं? अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस ये आते हैं कि या तो आपको गैस मिलेगी, प्रोवाइड की जाएगी जो अदर कंपेटिटर्स को गैस प्रोवाइड हो रही है जिस रेट पे, उसी रेट पे आपको मिलेगी। अगर उस रेट पे मिलता है तो फिर आपके जो मार्जिन्स हैं वो कम होंगे, उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा और वहीं से आपके जो स्टॉक की प्राइस है वो भी डाउन हो सकती है। तो मैं आपकी बात के लिए थोड़ा सा ये मोहतात हो जाए, थोड़े इन्वेस्टर्स के लिए मोहतात होने का टाइम है, क्योंकि जब तक ये इसके नए एग्रीमेंट्स अनफोल्ड नहीं हो जाते तब तक इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा टफ टाइम पीरियड हो सकता है। सही कह रहा हूं मैं ये बात? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहा हूं। मतलब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का इरादा हो इन्वेस्टर्स का तो वो यकीनी तौर पे इस बात को सोचेंगे कि ये तो थोड़ा सा पीरियड है, उसको गुजर देने दिया जाए, फिर इसके बाद में एंट्री ली जाए। डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, ब्रांड वाइज काफी अच्छा इमेज है मार्केट में
इन्वेस्टर्स को कॉन्शियसली इसको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या आती है। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी इसको एक्सटेंड करते हैं तो दैट कुड बी अ गुड थिंग फॉर द एफर्ट, कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। अगले स्टॉक की तरफ आ जाए। आपने जिस तरह से कहा था कि फातिमा फर्टिलाइजर इस लीग का मेजर स्टॉक आता है, तो जो करंटली फातिमा फर्टिलाइजर की ट्रेडिंग हो रही है वो अगेन थोड़ा सा डिफरेंट माहौल लग रहा है। 29 की प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है, जबकि आज इसका जो दिन है वो इतना ज्यादा खास नहीं गुजरा, इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन भी देखा गया। ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग रेशियो में भी ये काफी कम है, 4.91। ओवरऑल परफॉर्मेंस चार्ट देखें तो परफॉर्मेंस चार्ट बताता है कि ये ग्रोथ करता हुआ नजर आया एक साल में, और अभी इसकी ग्रोथ में अभी भी मामलात गुंजाइश नजर आ रही हैं, क्योंकि ग्राफ अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ अगेन आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप बेहतर सम अप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर फातिमा फर्टिलाइजर को देखें तो इनकी जो एक प्रोडक्ट है एनपी नाइट्रोफॉस, वो मार्केट में ये सिंगल प्रोड्यूसर है जो ये प्रोड्यूस करता है। यूरिया भी प्रोड्यूस करता है, यूरिया की 0.5 मेट्रिक टन जो है, मिलियन टन जो है वो ये प्रोड्यूस करता है। जो एनपी है वो 3,60,000 मेट्रिक टन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। 3 प्लांट्स हैं, टोटल इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.28 मिलियन है। इसके लिए जो फ्यूचर में है, एक प्लांट इनका बंद पड़ा हुआ था काफ़ी अरसे से, उसको इन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। इसकी रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, पाक अरब की एक्विजिशन इन्होंने की, उससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इमेज रहा है मार्केट में फातिमा फर्टिलाइजर का। अगर ओवर द ईयर इसकी अर्निंग्स ईपीएस को देखें तो वो इंक्रीज हुई हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज हुई हैं। 2017 में 5 रुपए की थी, फिर 2018 से 5.67 हुई, फिर 2019 में 5.75 हुई, 2020 में भी 6 रुपए या इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। ग्रॉस मार्जिन्स वाइज अगर देखा जाए तो फातिमा फर्टिलाइजर जो है मार्जिन्स वाइज कंपैरेटिवली बहुत बेहतर स्टॉक है। ग्रॉस मार्जिन सबसे ज्यादा इनके मार्केट में है। लेकिन अकबर साहब, एक चीज मैं अभी भी देख रहा हूं, एक चीज जो मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो 2016, 17, 18 और 19 में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है, लेकिन उसकी रफ्तार इसकी सेल्स के नंबर से मैच नहीं कर रही। सेल्स अगर हम देखें तो तकरीबन 33 से 74 पे इसकी सेल्स आ गई, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी 9 से 12 हुई है, मतलब 5 साल के अरसे में सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी पर सेल, शायद पर वॉल्यूम अगर बात करें तो थोड़ी सी कम हुई है कंपैरेटिवली अगर कंप्लीट सिनेरियो में देखें। ओवरऑल सेल्स के नंबर्स पॉजिटिव हैं, प्रॉफिट के नंबर्स पॉजिटिव हैं, लेकिन ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जो बता रही है कि शायद मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है। इस वक्त काम करने के लिए एनवायरनमेंट की जो डिमांड है वो थोड़ी सी अपने लो प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखते हुए देखिए, इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, बिकॉज अभी आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की आप जो बात कर रहे हैं, उसमें सेल्स डेफिनेटली इंक्रीज हुई, बट जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट होती है, बिकॉज अगर प्रीवियस ईयर से देखें तो फाइनेंस कॉस्ट पे अगर रिलाय ज्यादा किया होगा इन्होंने, अगर फाइनेंशियल के डिग डाउन में जाएं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ज्यादा था। रीसेंट ईयर्स को देखें, फिर अगर 2-3 साल पहले देखें तो वो इंटरेस्ट रेट डाउन था, फिर उसके बाद उसमें फ्लक्चुएशन आती थी। तो फाइनेंस कॉस्ट भी जो है काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रही होती है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। अगर फाइनेंस कॉस्ट कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, ईपीएस इंक्रीज हो जाएगा, काफी ज्यादा इंपैक्ट आता है। इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इसमें अपना माइंड ले रहे हैं, अपनी पोजीशंस क्लियर कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कह सकते हैं आप? देखें, to keep on active eye on the stock, because इनका भी कॉन्सेशनरी गैस का एग्रीमेंट है। अच्छा, इनका भी कॉन्सेशनरी गैस का एग्रीमेंट है, ये भी कॉन्सेशनरी गैस जो है वो ले रहे हैं। इनका एग्रीमेंट भी जो है जून 2021 में एक्सपायर हो रहा है। okay. अगर वो एग्रीमेंट कंटिन्यू होता है तो बहुत अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्टर के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है। मतलब भरपूर ग्रोथ देखी जा सकती है, भरपूर ग्रोथ देखी जा सकती है। ये अपनी एक्सपेंशन की तरफ भी जा रहे हैं। इन्होंने अपना एक प्लांट बंद पड़ा हुआ था, उसको भी जो है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है, वहां से भी प्रोडक्शन हो रही है। तो अगर इनका जो कंसेशनरी गैस का एग्रीमेंट रिन्यू नहीं होता तो वो इनके मार्जिन्स भी डाउन हो सकते हैं, फिर थोड़ा सा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपैक्ट आ सकता है। मतलब इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा अगेन टू कीप एन आई ऑन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और थोड़ा सा पल्स चेंज है उसको मेंटेन करते हुए इन्वेस्टर्स को फैसला लेने की जरूरत है। आखिरी स्टॉक कौन सा होगा इसमें, इस फर्टिलाइजर लीग में? आखिरी स्टॉक जो है वो FFBL है। वो पाकिस्तान में एक वाइज प्लांट है जो कि डैप की प्रोडक्शन करता है। मोस्टली हम एक ही प्लांट था, मोस्टली हम जो डैप है
वो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। बट पाकिस्तान में ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा रूम है डैप की प्रोडक्शन के लिए कि इसकी प्लांट की कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाए और अपनी जो लोकल डोमेस्टिक डिमांड है उसको मीट किया जाए। FFBL की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा, मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूं आवाम को, ऑडियंस को जो देख रहे हैं जी। FFBL की एक साल की जो पोजीशन है वो अगेन ग्रोथ दिख रही है। राइट नाउ स्टॉक 26, 27, 28 की रेंज में ट्रेड हो रहा है और अपने हाईएस्ट साइड पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ये काफी बेहतर नजर आ रहा है अपने दूसरे स्टॉक्स के मुकाबले। 12.65 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जबकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हमने देखा कि जबरदस्त नजर आती है। 35% का इसका फ्री फ्लोट नजर आता है। रेस्ट अकमल साहब आप सम अप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम इसकी ईपीएस की बात करें तो काफ़ी अच्छा ईपीएस है। 2017 में जो है वो 1.08 रुपीज़ का था, 2018 में 1.58, बट 2019 में एक थोड़ा सा मेजर लॉसेज आए बिकॉज इसके जो अदर सब्सिडरीज हैं वहां से इसको लॉस हुआ। जिस तरह से FFL फौजी फूड्स हो गया या फौजी मीट एंड फ्रेश एंड फ्रीज हो गया, और मतलब उनका इम्पैक्ट जो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी आया, जिसकी वजह से ये ईपीएस जो है वो नेगेटिव। 2020 में 2020 वापस से गेन आ रहा है, वापस से अच्छा रिटर्न हुआ। देखें लॉसेस से जो है वो मतलब अगर हम देखें -5 से +3 पे आना, ये वो बहुत अच्छी जो है वो अच्छी चीज है इन्वेस्टर्स के लिए, और ये बहुत अच्छी चीज है। अभी भी इसमें ग्रोथ के काफी चांसेस मौजूद हैं। कमिंग जो 6 मंथ है या 1 ईयर है उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। और गवर्नमेंट भी जो है सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। डैप में सब्सिडी दी हुई है, 1000 रुपीज़ की सब्सिडी गवर्नमेंट ने अलाउ की हुई है पर बैग की, तो वो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इससे जो है फर्टिलाइजर की जो 37% की ग्रोथ है ओवरऑल। ईपीएस ग्रोथ की अगर हम देखें तो 137% का इसमें ईपीएस ग्रोथ नजर आती है, तो ये तो ऑलरेडी बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली उसी चीज का इंपैक्ट है कि अगर डैप की प्राइसेस कम होंगी तो जो फार्मर है वो इसकी तरफ जो है उसकी सेल्स, डैप की सेल्स ज्यादा होंगी। सेल्स के ज्यादा होने से तो इनका टर्नओवर डेफिनेटली वो इंक्रीज और ये भी एक फैक्टर हो सकता है, जिस तरीके से ग्रोथ बढ़ रही है, जितनी तेजी से बढ़ी है, शायद इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इन तमाम 4 स्टॉक्स में सबसे जबरदस्त नजर आता है। शायद इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का इसमें ज्यादा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हुआ है। जो डैप की प्राइसेस हैं उसके डाउन होने से डैप की सेल्स इंक्रीज हुई है, डबल हुई है सेल्स, तो उस वजह से इसका जो अर्निंग्स थी वो काफी बेहतर हो गई हुई हैं। लास्ट कमेंट मैं चाहता हूं ये स्टॉक के हवाले से बता दें, और ओवरऑल फर्टिलाइजर सेक्टर को अगर हम सम अप करें तो स्टॉक्स लेने के लिए ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें तो क्या आप मशवरा देंगे? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज अभी रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो काफ़ी अच्छा टाइम है। वो स्टॉक्स को परचेज कर सकता है, इसी इन करंट प्राइस पे जो है परचेज कर सकता है, और वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो 1 ईयर्स 2 ईयर्स। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी टू कीप एन एक्टिव आई ऑन द स्टॉक, बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या आती है फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए या GIDC के मामला आते हैं, जी ये वाले मामला वो तो सेटल डाउन डेफिनेटली हो गए, उनकी पेमेंट्स तो वो टाइम टू टाइम वो अब पे करेंगे। उसके बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या आती है, वो कितना इंसेंटिव देता है फर्टिलाइजर सेक्टर को या फार्मर्स को कितना इंसेंटिव देता है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। बिकॉज हमारा जो फर्टिलाइजर सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से लिंक्ड है। और अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो रिसेंट ईयर्स में जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है ओवर दी और आने वाले दिनों में आप प्रेडिक्ट करते हैं कि ग्रोथ अच्छी आएगी? डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ आएगी, बिकॉज पाकिस्तान जो है अब पाकिस्तान में जो है टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी काफ़ी बेहतर हो रही हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को आपको बूस्ट करना है और वहाँ से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। यील्ड पर एकड़ जो है वो इंक्रीज, उसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो वो डेफिनेटली अगर यील्ड पर एकड़ इंक्रीज होगी तो फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा होगा, जो कंज्यूमर्स की जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फार्मर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यकीनी तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर पर प्रमोट होता हुआ नजर आएगा। अकमल साहब बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, आप हमारे शो पे आए और आपने सेक्टर्स को डाइसेक्ट किया, और ये इन्वेस्टर्स के लिए सारी कोशिशें थी हमारी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, काफी ज्यादा बात हो रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर और कुछ इन मखसूस स्क्रिप्ट्स के हवाले से, तो यकीनी तौर पे लोग काफी ज्यादा जानना चाहते थे।
अब ये फैसला आपका है कि आप किस तरीके से अपना डिसीजन लेते हैं। हमने यहां पे ये भी बता दिया कि कुछ पॉलिसी मेजर्स हैं जिनका आना मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और खास तौर पर फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए वो बहुत ज्यादा गेम चेंजर हो सकता है। अगर ये जो पॉलिसीज हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसीज, या ये जो कुछ ड्यू हैं जो चीजें, अगर वो इस सेक्टर के सपोर्ट में आई तो ये बात यकीनी है कि आने वाले दिनों में ये सेक्टर भरपूर तेजी दिखा सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर शायद वो चीजें उतनी ज्यादा फेवरेबल ना हुई तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी स्टॉक्स पे देखे जा सकते हैं। ग्रोथ के हवाले से हमने देखा कि स्टॉक्स भरपूर ग्रोथ कर रहे हैं और साइडली अगर हम देखें तो कंपनी की नेचुरली ग्रोथ भी बहुत अच्छी नजर आती है। ये सारे के सारे मामलात हमने आपके नजर रख दिए। ये फैसला अगेन आपका है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने होस्ट मंडी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।